नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर और पूरे डिफेंस जगत में छाई हुई है। और ये कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस से। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना इस समय पोखरण में एक मेजर एयर एक्सरसाइज करने जा रही है जिसका नाम है वायु शक्ति 2024। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स अपने फुल पोटेंशियल यहाँ पर शो करती है, फुल फायर पावर को यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करती है। और इसी सब में यहाँ पर LCA तेजस ने भी अपनी फायर पावर को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। बट यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के कुछ सिस्टम्स को लेकर के यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा कर लिया गया है। कुछ यहाँ पर ऐसी कंट्रोवर्सीज रेज हो गई जिससे भारत का नाम यहाँ पर खराब हो रहा है। तो वो क्या कंट्रोवर्सीज हैं, किस तरह उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज खड़ी हुई, एक्चुअल वहाँ पर जो हुआ था उसके कारण क्या थे, और यहाँ पर जो एंटी इंडिया जो ग्रुप्स हैं वो किस तरह से हमारे सिस्टम्स को, हमारे वेपन्स को और हमारी कंट्री के नाम को डिफेम करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन की। सबसे पहले उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। सो बेसिकली दिन था 17 फरवरी, जगह थी राजस्थान का पोखरण जहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। यहाँ पर लगभग जितने भी एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि सुखोई हो गया, रफाल है, जैगवार है, MiG-29 है, इन सभी ने अपने अपने टारगेट्स को बखूबी हिट किया। जो भी इनको मिशंस दिए गए थे वो मिशंस 100% सक्सेसफुल थे। जितने भी सिमुलेटेड एनिमी टारगेट्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय किया गया। और यहाँ पर LCA ने भी अपने गिवन मिशंस को पूरी तरह कंप्लीट किया था। यहाँ पर LCA अपनी स्विंग रोल कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, जहाँ पर उसने एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। एयर टू एयर रोल के अंदर यहाँ पर एक सिमुलेटेड एनिमी टारगेट जो कि एक ड्रोन के फॉर्म में था, जो कि एज अ एनिमी एयरक्राफ्ट यहाँ पर मिमिक कर रहा था, उसको यहाँ पर R-73 जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, LCA ने उससे हिट किया। और यहाँ पर मिसाइल उस ड्रोन के साथ टकराई बट वो यहाँ पर डेटोनेट नहीं हो पाई, यानी कि वो मिसाइल के अंदर जो वॉरहेड है वो यहाँ पर ब्लास्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो एनिमी टारगेट था यानी कि जो ड्रोन था वो कुछ समय तक फ्लाई करता रहा। बाद में ये ड्रोन गिर गया, बट देखने वालों को ऐसा लगा कि यहाँ पर मिसाइल ने इस ड्रोन को मिस कर दिया है। अब इस केस में ये चीज़ तो जांच का विषय है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट ने टारगेट को लॉक किया, मिसाइल टारगेट तक गई, मिसाइल ने टारगेट को फिजिकली हिट किया, बट मिसाइल ने टारगेट को के पास पहुंच करके वहां पर जो डेटोनेट होना था उसका वॉरहेड वो नहीं हो पाया। तो ये क्यों नहीं हो पाया, ये एक जांच का विषय है जिसको शायद एयरफोर्स ने अभी तक अपनी जो इनकी इंक्वायरी होती है वो शुरू यहाँ पर कर दी होगी। बट देखने वालों को और एक्सपर्ट्स को यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर जो मिसाइल के अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ का मतलब एक ऐसा यहाँ पर मशीन है जो कि मिसाइल को ये बताती है कि उसके टारगेट उसके आसपास हैं, और जब मिसाइल उस टारगेट के पास पहुँचती है तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ पूरे वॉरहेड को डेटोनेट करता है, जिसके बाद वो वॉरहेड यहाँ पर ब्लास्ट ऑफ हो जाता है और उसके पास जो एनिमी टारगेट है उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यहाँ पर दो तरह के फ्यूज़ होते हैं, एक होता है रेडार फ्यूज़ और एक होता है रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है वो यहाँ पर डेटोनेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मिसाइल उस टारगेट के पास जाकर के उसका वॉरहेड डेटोनेट नहीं हुआ। फिजिकली वहां तक पहुंच गई बट उसको डेटोनेट यहाँ पर नहीं हो पाई। अब ये क्यों नहीं हो पाई, ये एक जांच का विषय है जिसको शायद एयरफोर्स अभी जांच कर रही होगी। बट यहाँ पर बात कर लेते हैं R-73 मिसाइल की। देखिए R-73 मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे ज़्यादा कैपेबल मिसाइल्स में से एक है, सबसे ज़्यादा लीथल एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको लगभग 38 कंट्रीज़ ने आज तक यूज़ किया है या यूज़ कर रही हैं। इवन चाइना भी इसको यूज़ करता है। यूक्रेनियन वॉर के अंदर इस मिसाइल की कैपेबिलिटी रशिया भी मानता है और यूक्रेन भी मानता है कि ये मिसाइल एयर टू एयर क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है।
2000 के दशक में या फिर कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी के पहले दशक में यूएस भी ये मानता था कि ये जो मिसाइल है वो यूएस की AIM-9 साइडविंडर से ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है, और इसी को देख करके यूएस ने अपनी AIM-9 को अपग्रेड किया था। तो इस मिसाइल की कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है। इवन हमारे जो अभिनंदन वर्धमान वाला जो केस हुआ था, यानी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो रिटेलिएशन हुआ था पाकिस्तान का, और अभिनंदन वर्धमान ने जो यहाँ पर टारगेट हिट किया था F-16 के फॉर्म में, वो इसी मिसाइल से किया था। और इंडिया इन मिसाइल्स को बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहा है। भारत के जितने भी फाइटर्स हैं उन सभी में ये मिसाइल को फिट किया जाता है, उन सभी में इन मिसाइल्स को यूज़ किया जाता है। और रिसेंटली इंडिया ने रशिया के साथ इन मिसाइल को लेकर के बातचीत भी की है, जहां पर इंडिया इनका मास प्रोडक्शन भारत में ही करने की प्लानिंग कर रहा है। तो मिसाइल की कैपेबिलिटी पर यहाँ कोई सवाल नहीं है, बट सवाल यहाँ पर कुछ उठते ज़रूर हैं, क्योंकि यही मिसाइल यहाँ पर इसी एक्सरसाइज के अंदर जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर भी यूज़ की गई थी, और वहाँ पर भी यही सेम केस हुआ, जहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ है वो काम नहीं किया और टारगेट यहाँ पर मिस हो गया। तो एयर डिफेंस सिस्टम में भी यही मिसाइल यहाँ पर जो है पूरी तरह काम नहीं कर पाई। तो दोनों केसेस में यानी कि जो हमारा LCA तेजस है उस केस में भी और समर एयर डिफेंस सिस्टम के केस में भी इस मिसाइल ने काम नहीं किया। सो ये एक जांच का विषय है। इसके अलावा तेजस का यहाँ जो दूसरा मिशन था, यानी कि एयर टू ग्राउंड मिशन, वहां पर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई, जहां पर तेजस को एक एनिमी डिपो को विद द हेल्प ऑफ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हिट करना था। अब तेजस ने यहाँ पर जो बॉम्ब ड्रॉप किए वो बिल्कुल वहीं गिरे जहां पर उनको गिरना चाहिए था, यानी कि अपने टारगेट के ऊपर। बट देखने से शुरुआत में ऐसा लगा कि ये जो टारगेट के ऊपर हिटिंग हुई है इससे टारगेट पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, और शुरुआत में कुछ समय तक वहां पर किसी तरह का डेटोनेशन नहीं हुआ। डेटोनेशन यानी कि जो बॉम्ब्स हैं वो एक्सप्लोड नहीं हुए। तो इसकी वजह से वो जो तीनों टारगेट थे वो हिट करने के बाद भी वीडियो के अंदर नजर आ रहे थे। हालांकि कुछ समय बाद यहाँ पर एक डिलेड फ्यूज हुआ, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक ब्लास्ट देखा गया, जिसके बाद वो टारगेट्स जो है पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। बट फिर भी वहाँ पर एक जो हट बनी हुई थी टारगेट की वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई, जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर उसके अप्रोक्सीमेटली जितना भी एरिया था वो सारा जो है ब्लास्ट ऑफ हो गया। देखिए, जैसे यूएस का बंकर बस्टर बॉम्ब है, जिसको ड्रॉप करने के बाद पहले वो एक लेयर को जो है उसमें होल बनाता है, फिर दूसरे में बनाता है, तो 2-3 लेयर्स तक वो होल बना करके बिल्कुल नीचे जाकर के बंकर में ब्लास्ट होता है। तो वहाँ पर एक डिलेड फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी एक डिलेड फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर कुछ समय बाद वहाँ पर जो है डेटोनेशन होना था। इसी वजह से शुरुआत में वहाँ पर किसी तरह का ब्लास्ट नहीं देखा गया, बट बाद में वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट देखा गया। इसी तरह के बॉम्ब्स का जो एक वीडियो है आप देख सकते हैं, जब कारगिल के टाइम में मिराज से टाइगर हिल के ऊपर हिट किया गया था, तो हिटिंग करने के कुछ सेकंड बाद तक भी वहां पर किसी तरह का मूवमेंट नहीं था। उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट देखा गया था। तो कुछ केसेस में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो कुछ सेकंड के बाद वहां पर ब्लास्ट ऑफ होते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई एक हिस्सा बच भी जाता है किसी टारगेट का, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइजेज में होता है। इवन नॉर्मल जो एनिमी टारगेट्स को भी हिट करते हैं वॉर के अंदर, वहां पर भी ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप देखें ना, इजराइल में जो वॉर हो रही है तो वहां पर बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है, तो कभी कभी बिल्डिंग्स का कुछ हिस्सा वहां पर बच जाता है, बट वो बिल्डिंग के अंदर के जो पूरा स्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर जो एनिमी डिपोज डिपिक्ट किए गए थे वो ज्यादातर तबाह हो गए, कुछ हिस्सा उसका जो है वहां पर खड़ा रह गया। बट इसके लिए ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर जो है टारगेट पूरी तरह मिस हो गया। टारगेट ने पूरा यहाँ पर जो है पूरा डिस्ट्रॉय किया गया, यहाँ पर बॉम्ब्स ने अपना पूरा काम किया, और जो मिशन यहाँ पर LCA को दिया गया था वो पूरी तरह यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पर LCA की तरह आकाश मिसाइल सिस्टम को भी लेकर के कंट्रोवर्सी रेज की गई, जहां पर यह कहा गया कि आकाश एयर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसने भी अपने टारगेट को यहाँ पर मिस किया है। देखिए, जो आकाश का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो रात के टाइम में हुआ था, और रात के टाइम में जो वहाँ पर लोग कमेंट्री कर रहे थे ये उनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कुछ ऐसी कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा की जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी जो है खड़ी हुई। अकॉर्डिंग टू देम, अगर कोई यहाँ पर जो टारगेट था उसका साइज बड़ा होता तो ये मिसाइल उसको डायरेक्टली हिट करती, बट यहाँ पर एक्चुअल में मिसाइल ने उसको डायरेक्टली हिट किया था। यहाँ पर मिसाइल ने उस ड्रोन को ट्रैक किया, ट्रैक करने के बाद उस तक वो मैनूवर करके पहुंची,
मैनूवरिंग के टाइम में भी उसने उसका जो ट्रैकिंग थी वो उसमें जारी रही और वो वहाँ पर जाकर के उसका डेटोनेशन भी हुआ, ब्लास्ट भी हुआ। हालांकि ब्लास्ट के बाद जो ड्रोन था वो कुछ समय तक होवर करता रहा, यानी कि उस एरिया में उड़ा और उसके बाद वो नीचे गिर गया। देखिए, जब मिसाइल किसी ऑब्जेक्ट को टारगेट करती है, किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, तो मिसाइल उसके पास जाकर के ब्लास्ट ऑफ होती है, यानी कि अपनी प्रॉक्सिमिटी फ्यूज से उसका पता लगाती है और जब उसके पास पहुंचती है तो वहां पर जाकर के वो ब्लास्ट ऑफ होती है, जिसके बाद वहां पर ब्लास्ट के वक्त में कुछ फ्रेगमेंट्स निकलते हैं जिससे जो ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसके जो पूरा सिस्टम होता है उसको पूरी तरह वो तबाह कर देती हैं। तो जिस तरह ब्लास्ट के टाइम में छर्रे निकलते हैं ना, जो छोटी बॉल्स होती हैं जिनको हम बॉल बेरिंग्स बोलते हैं, जो कि नॉर्मल बॉम्ब्स में डाली जाती हैं, सो इसी तरह यहाँ पर भी स्प्रिंकल्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट यहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ड्रोन था जिसका साइज थोड़ा छोटा है, तो छोटे साइज में कंपेरेटिवली उतने जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नहीं लगे जितने बड़े ऑब्जेक्ट में लग सकते थे। यानी कि अगर उस ड्रोन की जगह एक पूरा एयरक्राफ्ट होता तो ये सही बात है कि मिसाइल उसको पूरी तरह वहां पर एक बड़े ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय कर देती, बट यहाँ पर छोटा ड्रोन था और जब मिसाइल उसके साथ हिट किया मिसाइल ने, तो वो ड्रोन इमीडिएटली ब्लास्ट ऑफ नहीं हुआ बल्कि थोड़ी देर बाद जाकर के वो ज़मीन पे गिर गया। हालांकि यहाँ पर कमेंटेटरी में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो कमेंटेटर्स जो वहाँ पर बैठाए गए थे उनसे कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई, जिसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। बट आकाश का जो पूरा ट्रायल था, जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था, वो पूरी तरह सक्सेसफुल था। समर मिसाइल का यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं था, बट आकाश मिसाइल का यहाँ पर पूरी तरह एयर डिफेंस का जो सिस्टम था पूरी तरह सक्सेसफुल था। अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताइए कि क्या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा होगा जो कि 100% फुल प्रूफ हो, कोई गलती ना करता हो? इजराइल का आयरन डोम हुआ, या फिर जो यूएस का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, या फिर यूएस के जो मिसाइल सिस्टम उन्होंने यूक्रेन को दिए गए हैं, क्या वहाँ पर किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा? क्या किसी तरह का एयरक्राफ्ट उस एयर स्पेसेस में नहीं जा रहा, या किसी तरह का रॉकेट इजराइल में नहीं जा रहा जो कि उसका एयर डिफेंस जो है उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हो? देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर टारगेट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसी तरह हर मिसाइल भी सेम टाइम पर अपने टारगेट को हिट करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिसाइल्स जस्ट एक मशीन है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एयरक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीए ने अपना टारगेट देखा, उसको उसके ऊपर मिसाइल दागी, इतना ही काम था एलसीए का, और एलसीए ने अपना काम यहाँ पर बखूबी निभाया है। मिसाइल में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी जांच होगी, बट मिसाइल भी कैपेबल है। मान लीजिए ये मिसाइल नहीं होती, कोई और मिसाइल हम यहाँ यूज़ करते, जैसे कि रफाल के केस में माइका मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था इसी एक्सरसाइज में, और उसने पूरा टारगेट अपना डिस्ट्रॉय किया है, और वहाँ पे एक बड़े ब्लास्ट के साथ वो डिस्ट्रक्शन देखा भी जा सकता है कि उसने किस तरह अपने टारगेट को यहाँ ट्रैक किया और उसको डिस्ट्रॉय किया। तो ये माइका मिसाइल को हम कोशिश कर रहे हैं कि एलसीए में हम इंटीग्रेट कर दें, और अगर वो इंटीग्रेट हो जाती है तो हम आने वाले फ्यूचर में इन मिसाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल की पाइथन मिसाइल को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं इफ़ अगर हम ये R-73 यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा यूके की जो एसरा मिसाइल है, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, उसको भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और उसके मास प्रोडक्शन के लिए तो हमारी जो भारत डायनामिक्स है वो काम भी कर रही है, उसका प्लांट भी शुरू होने वाला है, उसकी प्रोडक्शन अब इंडिया में भी शुरू होने जा रही है। तो हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। देखिए, अगर किसी सिस्टम में कोई एक छोटी कमी होती है तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये कमियां वॉर में भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि जो किसी कोई सिस्टम ऐसा है जिससे कोई फायरिंग हुई है और वो मिस हो गया है। मिस हो जाते हैं टारगेट, वॉर्स में भी होते हैं, एक्सरसाइजेज में भी होते हैं, और एक्सरसाइजेज इसीलिए की जाती हैं ताकि ये जो प्रैक्टिस यहाँ पर हुई है, जो यहाँ पर एक शॉर्टकमिंग का पता चला है, वो यहाँ पर आगे आने वाले फ्यूचर में उसको अवॉइड किया जा सके। हो सकता है इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज है उसमें कुछ चेंजेस करे, उसको बदले, रशियंस के साथ कुछ बात करे, क्योंकि R-73 में कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर हैं, क्योंकि यूक्रेनियन पायलट्स जो हैं वो भी यहाँ पर इस वॉर के अंदर, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया था कि जो R-73 है वो क्लाउडेड रीजन में, यानी कि जहाँ पर बादल होते हैं वहाँ पर इसकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। और शहीद 1, 2, 3 जो ड्रोन्स है उनको भी ये टारगेट करने में इतनी कैपेबल नहीं है, क्योंकि ईरान ने रशिया को इस तरह के ड्रोन्स दिए हैं
जिनको टारगेट करने की कोशिश यहाँ पर यूक्रेनियन कर रहे हैं, तो वो इन ड्रोन्स को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं इस मिसाइल से। तो कहीं ना कहीं इस मिसाइल में कुछ लिमिटेशंस तो ज़रूर हैं, बट एयरक्राफ्ट की ये लिमिटेशन नहीं है। एयरक्राफ्ट मिसाइल को चेंज कर सकता है, एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिफरेंट मिसाइल यूज़ कर सकता है, और एयरक्राफ्ट का जो मिसाइल सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है बहुत सारे एंटी इंडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कि यहाँ पर LCA के अंदर ये कमी है। तो ये LCA की कमी नहीं है, बल्कि एक मिसाइल की कमी है, जिसको आने वाले समय में रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब तेजस ने किसी टारगेट को यहाँ पर मिस किया हो। 2016 की आयरन फिस्ट नाम की एक एक्सरसाइज में भी तेजस ने एक लेजर गाइडेड बॉम्ब से किसी टारगेट को हिट किया था, जो कि मिस हो गया था। यहाँ पर भी जब एयरफोर्स ने इंक्वायरी कंडक्ट की तो यहाँ पर पता चला कि इस बॉम्ब के अंदर जो लेज़र गाइडेड किट थी वो माल फंक्शन थी, और ये किट आती थी इजराइल से। तो इस किट के ख़राब होने की वजह से वो टारगेट जो है वो मिस हुआ। इसके अलावा उसी एक्सरसाइज में तेजस ने बहुत सारे टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया। एयर टू एयर मिसाइल के थ्रू भी वहाँ पर टारगेट को हिट किया गया था। इवन इस एक्सरसाइज से पहले भी तेजस ने जो इस एक्सरसाइज की जो ट्रायल्स थे, यानी कि इस वायु शक्ति से पहले भी यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी, इस वायु शक्ति एक्सरसाइज के लिए भी एक्सरसाइज की गई थी। तो वहाँ पर तेजस ने बखूबी अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया था। मिसाइल जो है वो पूरी तरह टारगेट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार या फिर ये लगातार ऐसा हो रहा है कि तेजस किसी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत उसको कभी भी चाइना बॉर्डर पर डिप्लॉय नहीं करता, भारत उसको अपनी फोर्सेस के अंदर भी इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि बहुत साल तक एयरफोर्स जो है तेजस को अवॉइड करती रही, क्योंकि उस समय उसके अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। बट एट प्रेजेंट तेजस की कैपेबिलिटी जो है इंडियन एयरफोर्स क्या दुनिया भर की एयरफोर्स जो है वो मानती हैं। इसीलिए तेजस के लिए बहुत सारे देशों ने इंटरेस्ट दिखाया भी था। फिलीपींस के साथ भी उसको लेकर के बात हुई थी, अर्जेंटीना के साथ भी बात हुई थी। इवन यूएस ने इस एयरक्राफ्ट को अपनी जो ट्रेनिंग जो उनकी फ्लीट्स हैं उनमें इंक्लूड करने के लिए भी बात की थी। सो तेजस की यहाँ पर कैपेबिलिटीज पे किसी भी तरह का डाउट नहीं है, बट यहाँ पर कई डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि तेजस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भारत एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया में इस समय हथियारों में की मार्केट में भी काफ़ी कंपटीशन है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस समय काफ़ी डिमांड में है। सो डिमांड में होने की वजह से इस प्रोडक्ट को डिफेम करने से कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ कंपनीज को यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है इस एयरक्राफ्ट को डिफेम करने के लिए। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो हमारे इंडिजीनियस वेपन्स हैं, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई हो, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हों जिससे उनकी बदनामी हो। हमें याद है अर्जुन टैंक के ट्रायल्स के टाइम में उसके साथ क्या होता था। कभी वहाँ पर नट निकल जाया करता था, कभी वहाँ पर उसके जो व्हील्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाया करती थी, कभी वो स्टार्ट ही नहीं होता था, कभी उसकी जो फायर पावर है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाया करती थी। और ये सब प्रॉब्लम्स सारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं थी, क्योंकि कभी कभी एक आध बार ट्रायल्स में ऐसा होता है, बट अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंटली होने लगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ साजिश ज़रूर थी। मैं यहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले भारत में हथियारों को एक्सपोर्ट किया जाता था। उस एक्सपोर्ट के केसेस में यहाँ पर करप्शन, किकबैक्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो इन चीज़ों से आज के टाइम को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें आज के दिन में नहीं होती, आज भी ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, हो सकता है यहाँ पर कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि इस तरह का कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। मोदी जी ने पिछले कुछ समय पहले तेजस में फ्लाई किया था, और मोदी जी HAL की इस सक्सेस को, यानी कि तेजस को लेकर के खुद की अपनी इमेज जो है यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव इमेज यहाँ पर मोदी जी ने एक्वायर्ड की थी इस एयरक्राफ्ट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये एयरक्राफ्ट उनकी इमेज से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर इस एयरक्राफ्ट को डिफेम करेंगे तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो यहाँ पर पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कम किया जा सकता है। तो हो सकता है ये एंगल भी हो। मीनवाइल बहुत सारे लोग इसको लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एयरफोर्स को यहाँ पर आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ। मेरा मानना है कि एयरफोर्स को इन सब से दूर रहना चाहिए।
एयरफोर्स ने ये एक्सरसाइज किसी को दिखाने के लिए नहीं की थी, ये उनकी प्रिपेयर्डनेस का, ये उनके इंटरनल जो उनकी तैयारियां हैं उसका एक पार्ट है। उन्होंने यहाँ पर लोगों को बुलाया, दिखाया, मीडिया को बुलाया, यहाँ पर अदर फोर्सेस के लोगों को बुलाया तो अपनी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए, बट ये उनके लिए नहीं थी, ये एयरफोर्स के खुद के लिए एक्सरसाइज थी। यहाँ पर एयरफोर्स को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 50,000 किलोग्राम के जो एक्सप्लोसिव हैं वो यहाँ पर ड्रॉप किए गए हैं। उनमें से एक आध बॉम्ब अगर किसी टारगेट को मिस कर जाता है तो इट हार्डली मैटर्स, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एयरफोर्स भी इसको बहुत बड़ा नहीं मान के चल रही। एयरफोर्स को किसी तरह का स्टेटमेंट देने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो फोर्स है, कोई मीडिया सेंटर नहीं है जो हर चीज़ को आकर के अपने आप को बताएगी, अपने आप को डिफेंड करेगी। सो इस मैटर को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। नॉर्मल एक्सरसाइज थी जहाँ पर 90% टारगेट हिट हुए, 1-2% टारगेट में कोई प्रॉब्लम हुई है वो एयरफोर्स देख लेगी। हमें एज अ इंडियन अपने लोगों पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी फोर्सेस पे, अपने वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा होना चाहिए। उनकी कैपेबिलिटीज़ पे किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए। मीडिया में, ट्रायल्स में ऐसा चीज़ें होती रहेंगी, बहुत सारे लोग प्रोपेगेंडा चलाएंगे, हमें उसमें नहीं पड़ना। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें करनी है जो कि हमारे देश की भलाई में हो। हमारे देश में अगर कोई कमी भी हो ना, तो जैसे अपने बच्चे में वो कमी होती है ना, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता, उसको बताया नहीं जाता। तो ऐसे ही अगर कोई 1% कोई कमी है भी, कोई बात नहीं, हम रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। हमें अपने लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करना ही चाहिए। सो एट लास्ट अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग और अपने देश को, अपने लोगों को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।